गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस में। हम बीए फर्स्ट ईयर की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। बीए फर्स्ट ईयर की ज्योग्राफी के अंतर्गत हमने पिछली कुछ कक्षाओं में अपरदन और निक्षेपण के फलस्वरूप बनी हुई स्थलाकृतियों का अध्ययन किया है, जो अलग अलग क्षेत्रों में बनती है। हमने नदी का पढ़ा, हमने भूमिगत जल का पढ़ा, हमने हिमानी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों को पढ़ा, जो अपरदन और निक्षेपण के फलस्वरूप निर्मित हुई थी। आज की इस कक्षा में बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ को पढ़ने जा रहे हैं हम। अब तक हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी थी, चाहे वो भूमिगत जल हो, चाहे हिम नदी हो या नदी हो, ये तीनों किसी एक दिशा में ही निरंतर बहती जाती है और किसी एक दिशा में ही अपरदन करती है, निक्षेपण भी करती है। लेकिन आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ऐसी प्रक्रिया को पढ़ने जा रहे हैं, ऐसे अपरदनकारी शक्ति को पढ़ने जा रहे हैं जो किसी एक दिशा में नहीं बल्कि चारों दिशाओं में अपरदन का कार्य करता है। समझ रहे हो आप बात? पहले तो हमने नदी को पढ़ा। अब नदी देखिए हिमालयी क्षेत्रों से जो पर्वतीय क्षेत्रों से निकलेगी। पर्वतीय क्षेत्रों से नदी निकली, ऊपर की तरफ से नीचे आई, मैदानों में आई। मैदानों के बाद कहाँ जाएगी नदी? नदी जाएगी समंदर की ओर। तो समंदर के बीच और पहाड़ के बीच वाला जो रास्ता है, केवल नदी वहीं पर अपना कार्य करेगी, सिर्फ और सिर्फ। अपरदन भी वहीं करेगी और निक्षेपण भी उसी क्षेत्र में करेगी। इसके बाद हमने हिम नदी पढ़ी। हिम नदी भी हिमानियों से निकलेगी और मैदानों में पहुंचने से पहले ही हिम नदी का काम ख़त्म। वहीं पे अपरदन करेगी, वहीं पे निक्षेपण कर देगी। फिर हमने भूमिगत जल पढ़ा। भूमिगत जल विश्व में बहुत कम क्षेत्रों में पाया जाता है। युगोस्लाविया, चेकोस्लोवाकिया, ये रोमानिया कुछ करके देश है यूरोप में, वहीं पे ऐसी स्थलाकृतियाँ देखने को मिलती है, बहुत कम क्षेत्र में। तो चूने की स्थलाकृतियाँ बहुत जो संक्षिप्त क्षेत्रों में देखने को मिलती है, और चूने के जल में जो दिशा होती है उसकी बहने की, वो भी किसी एक दिशा में ही बहता है। लेकिन आज हम पढ़ेंगे पवन को। किसको पढ़ेंगे भाई? पवन। पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों का अध्ययन करेंगे आज हम। किसका? पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों का। अब पवन देखिए, पवन के चलने का कोई दिशा नहीं होती। कभी इधर की तरफ चली तो कभी इधर की तरफ चली। इधर चला मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला, अरे फिसल गया। सुना होगा आपने। इसी तरीके से पवन की बात होती है। देखिए, एक तो होती है हवा चली, एक होती है पवन चली। हवा और पवन में बहुत अंतर है, ठीक है। एक तो वायु होती है और एक पवन होती है। वायु किसको कहते हैं और पवन किसको कहते हैं? बहुत अंतर है दोनों में, ठीक है। वायु सिर्फ उसको कहते हैं गैस का एक पुंज जो स्थिर हो, उसको वायु कहते हैं। कभी आपने यूँ नहीं सुना वायु चलती है, वायु नहीं चलती, पवन चलती है, ठीक है। हवा चलती है। और पवन कहते हैं वायु की गतिशील राशि को, इसीलिए लोगों का नाम पवन रखा जाता है, ना कि वायु रखा जाता है, ठीक है। गतिशील, पवन का मतलब क्या होता है? गतिशील। जिसका नाम पवन है उसका मतलब क्या है? गतिशील, हमेशा चलने वाला। तो देखिए, पवन चारों दिशाओं में चलती है। जिधर निम्न दाब चलता है उधर की तरफ पवन जाने की कोशिश करती है। यानी कि पवन का एक सिद्धांत होता है हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। जहाँ दाब ज़्यादा होगा वहाँ से पवन निकलेगी, जहाँ दाब कम होगा वहाँ पवन जाने की कोशिश करेगी। तो इस तरीके से पवनें चला करती हैं। तो कह सकते हैं कि अब तक हमने जितनी भी स्थलाकृतियाँ पढ़ी है, सभी स्थलाकृतियाँ किसी एक दिशा में अपरदन का कार्य करती थी। लेकिन आज हम जो पवन वाला पढ़ेंगे, पवन क्या है? चारों दिशाओं में अपरदन का कार्य करती है। अब पवन जो अपरदन का कार्य करते हैं, हमने अब घर्षण पढ़ लिया, सन्निघर्षण पढ़ लिया, उत्पाटन पढ़ लिया। लेकिन यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट प्रक्रिया होती है, उसको कहते हैं अपवाहन। क्या बोलते हैं? अपवाहन। यहाँ एक प्रक्रिया होती है, क्या होती है? बोलो, अपवाहन। अपवाहन क्या होता है गुरुजी? अपवाहन किसको बोलते हैं? अपवाहन उसे बोलते हैं पवन द्वारा उड़ा करके ले जाना। क्या? उड़ा करके ले जाना, भगा करके ले जाना। पवन चली और पवन चलने के दौरान वो पवन मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो मिट्टी होती है, जो धूल होती है, उस धूल को अपने साथ उड़ा करके कई मीलों तक ले जाती है। इधर चली तो इधर, फिर वापस उधर से दूसरी पवन जा रही तो उधर, यानी कि जिधर की तरफ हवा चलेगी उधर की तरफ उसको उड़ा करके ले जाएगी, ठीक है।
तो अपवाहन का कार्य उसको कहते हैं। पवन द्वारा कंकड़ पत्थरों आदि से मिट्टी या बालू की परतों को उड़ा करके अन्यत्र कहीं निक्षेप कर देना अपवाहन कहलाता है। ठीक, चलिए इसके बाद देखते हैं हम अपघर्षण सन्निघर्षण। तो आपने देख लिया होगा। तो देखिए मरुस्थलों को देख लेते हैं। पवन जहाँ कार्य करती है उसका मुख्य क्षेत्र मरुस्थल होता है। ठीक है, ये नहीं कि भाई हर जगह पवन अपर्दन का कार्य करेगी और हर जगह पवन निक्षेपण का कार्य करेगी। मुख्य क्षेत्र इसके क्या है? मरुस्थल। हाँ, हो सकता है हमारे यहाँ भी पवन अपर्दन का कार्य करती है। हमारे यहाँ देखते नहीं, आंधी में बहुत तगड़ा अपर्दन होता है, जब घरों की दीवारें गिर जाती है, चद्दर उड़ उड़ के चले जाते हैं, वो भी तो पवन ही करती है भाई। ठीक है, लेकिन वो बहुत सीमित मात्रा होता है। मरुस्थलों में अक्सर पवन सक्रिय रहती है और पवन वहाँ से रेत के टीलों को उड़ा करके दूसरी जगह निक्षेप करती रहती है। अब देखिए मरुस्थल भी कुछ अलग अलग प्रकार के होते हैं। हमने अब तक मरुस्थल को वही देखा कि भाई रेत होती है, मिट्टी होती है, बालू होती है, रेत के टीले। राजस्थान का रेगिस्तान वाला मरुस्थल देखा है हमने, देखा है बोले तो सुना है, टीवी वगैरह में देख लेते हैं। इसके अलावा सहारा मरुस्थल है, गोबी का मरुस्थल है, विक्टोरिया मरुस्थल है, ये सारे मरुस्थल है। तो मरुस्थलों के भी कई प्रकार होते हैं। मरुस्थल एक प्रकार का नहीं होता, मरुस्थल कई प्रकार के होते हैं, समझने की बात है। देखिए आपको सिंपली बताऊं तो दो प्रकार के मरुस्थल होते हैं। एक तो शीत मरुस्थल होता है और एक होता है उष्ण मरुस्थल या गर्म मरुस्थल। बात समझने की कोशिश करना। शीत मरुस्थल और गर्म मरुस्थल, इन दोनों को समझने से पहले एक चीज हमको समझना चाहिए, मरुस्थल होता क्या है वास्तव में? मरुस्थल होता क्या है? मरुस्थल देखिए, मरुस्थल जो है, अगर इसको पहचानना है हमको तो इसके नाम को देखना पड़ेगा, इस सवाल को समझना पड़ेगा। ये भी एक सवाल है हमारे सामने। क्या है? सवाल। तो सवाल को समझना पड़ेगा। अब सवाल का जवाब जब हम ढूंढने चलेंगे, सवाल का जब जवाब हम ढूंढने मिलेंगे तो इसी में हमको जवाब मिलेगा। कि एक शेर सुना होगा आपने, मुनीर नियाज़ी का शेर है कि ख्याल जिसका था मुझे ख्याल में मिला मुझे, ख्याल जिसका था मुझे ख्याल में मिला मुझे, सवाल का जवाब भी सवाल में मिला मुझे। इस तरीके से वो शेर है। तो इसी के अंदर हम देखेंगे मरुस्थल, मरुधन स्थल। मरु बोलते हैं मरी हुई, स्थल बोलते हैं भूमि को, यानी कि मरुस्थल का मतलब मरी हुई भूमि। वहाँ पर कोई उपजाऊपन नहीं पाया जाता, बंजर भूमि को मरुस्थल कहते हैं। ठीक, ऐसी भूमि जिसमें उपजाऊपन नहीं पाया जाता उस भूमि को मरुस्थल कहा जाता है। तो अब देखिए हमने दो मरुस्थल बताए आपको, शीत मरुस्थल, गर्म मरुस्थल। शीत मरुस्थल तो उनको कहते हैं जहाँ पे क्या हो, बर्फ़ हो। बर्फ़ में भाई उपजाऊपन पाया जाता है क्या? बिल्कुल ठंडे मरुस्थल, बर्फ़ ही होती है अक्सर वहाँ पर, चट्टानें भी होती है, चट्टानें बिल्कुल ठंडी होती है, तो वो शीत मरुस्थल कहलाएगा। उदाहरण अंटार्कटिका। क्या है उदाहरण? अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड, साइबेरिया, अलास्का। अलास्का हालांकि मरुस्थल नहीं है, लेकिन मरुस्थल जैसी ही क्या रखता है? विशेषता रखता है। बात समझ में आ रही होगी आपको? मरुस्थल बोले तो मरी हुई भूमि, और मरी हुई भूमि। शीत मरुस्थल बोले तो ये ठंडे, जहाँ पे बर्फ़ जमी हुई है, बर्फ़ में कुछ भी नहीं हो सकता, बर्फ़ में आप कुछ भी नहीं कर सकते, वहाँ रह भी नहीं सकते, वहाँ पे खा भी नहीं सकते, वहाँ पे पानी पी भी नहीं सकते, क्योंकि पानी लेके जाओगे तो बर्फ़ जम जाएगा। वो वहाँ पे उपजाऊपन नहीं है, मिट्टी नहीं है तो पेड़ पौधे कहाँ से उगेंगे, धूप नहीं है तो पेड़ पौधे कहाँ से उगेंगे, पानी नहीं है तो पेड़ पौधे कहाँ से उगेंगे। ठीक है, तो वहाँ उपजाऊपन नहीं पाया जाता। दूसरे होते हैं गर्म मरुस्थल। गर्म मरुस्थल ऐसे मरुस्थल जहाँ अत्यधिक तापमान पाया जाता हो, ये तो आप जानते ही हो नॉर्मली। जैसे सहारा मरुस्थल है अफ्रीका का, थार का मरुस्थल है हमारा। ठीक है, इसके अलावा अरब का मरुस्थल है, अरब का रूब अल खाली मरुस्थल कहते हैं अरब के मरुस्थल को, और भी कई सारे मरुस्थल है, कालाहारी मरुस्थल वगैरह। तो ये कैसे हैं? गर्म मरुस्थल है। ये जो है मकर और कर्क रेखा के नज़दीक पाए जाते हैं। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल है ऑस्ट्रेलिया का। तो ये सब मरुस्थल गर्म मरुस्थल की श्रेणी में आते हैं। इनको तो हम जानते हैं, इसको नहीं जानते थे, इसको भी जान गए हम। तो शीत मरुस्थल, ठंडे मरुस्थल, और गर्म मरुस्थल को हम पहचान गए। अब मरुस्थलों के भी कई प्रकार होते हैं। चट्टानी मरुस्थल होता है, एक ऐसी चट्टान जिसमें कुछ नहीं हो,
केवल चट्टानी चट्टानों, जैसे तिब्बत का पठार है वो चट्टानी मरुस्थल कहलाता है। तकलामाकन मरुस्थल है चाइना में, है ना। और इसके अलावा बहुत सारे मरुस्थल विश्व में ऐसे हैं जिसमें चट्टान ही चट्टान है, यानी कि जितने पठार पाए जाते हैं उनको भी मरुस्थल कहा जाता है, ऊंचे पठार, ठीक। वो भी हमादा कहते हैं इसको, अक्सर क्या बोलते हैं, चट्टानी मरुस्थलों को हमादा कहते हैं, चट्टानी मरुस्थल। इनको क्या कहा जाता है, हमादा। चट्टानी मरुस्थल को क्या कहा जाता है, हमादा। और इसके अलावा एक रेतीले मरुस्थल होते हैं। रेतीले मरुस्थल जो होते हैं वो तो आप जानते ही हो, रेतीले मरुस्थल। रेतीले मरुस्थल को ईर्ग कहते हैं, ईर्ग नाम है इनके, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कहते हैं। इसके अलावा एक पथरीला मरुस्थल होता है, जिन्हें पत्थर होते हैं उबड़ खाबड़, वहाँ भी कुछ उपजाऊपन नहीं हो सकता, पथरीले मरुस्थल को रेग कहते हैं, ठीक है। पूछ लिया जाता है अक्सर ये, इसलिए मैंने आपको बतला दिया है, ठीक। चलिए इसके आगे चलते हैं हम, इसके आगे चलते हैं तो हम स्थलाकृतियों की बात करते हैं। सीधे स्थलाकृतियों पे आ जाते हैं। या आपने थोड़ी सी बेसिक चीज़ मैंने बतलाई है, मरुस्थल में क्या है क्या नहीं है। तो अब हम सीधे चलते हैं स्थलाकृतियों के ऊपर, ठीक। स्थलाकृतियों का निर्माण जो होता है, अपर्दनकारी स्थलाकृतियाँ पहले पढ़ेंगे हम, पवन द्वारा निर्मित अपर्दनकारी स्थलाकृतियाँ। देखिए पवन द्वारा निर्मित जो स्थलाकृतियाँ हैं उनका निर्माण जो होता है वो अपवाहन की क्रिया के द्वारा होता है, ये तो आप समझ गए होंगे, ठीक। अब इसमें देखिए, यहाँ लिखिए आप, पवन द्वारा निर्मित अपर्दनात्मक स्थलाकृतियाँ। पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ, ठीक। इस तरीके से हेडिंग डालिए आप और उसमें नंबर 1 करके लिखिए आप। नंबर 1 लिखिए वातगर्त। क्या लिखोगे आप, वातगर्त। वातगर्त को ब्लो आउट कहते हैं अंग्रेजी में, ये भी लिख लीजिए आप। अंग्रेजी में कहते हैं इसको BLOWOUT, ब्लो आउट। ये क्या होता है गुरुजी, देखिए मरुस्थलीय क्षेत्रों में पवन चलती है, अपवाहन की क्रिया होती है। कौन सी क्रिया, अपवाहन की क्रिया। पवन चली, तेज गति से चली, तो पवन तेज गति जब चलती है तो भंवरे बन जाती है उसमें। क्या बोलते हैं, भंवरे, जिसको हम बरबुलिया बोलते हैं अपनी भाषा में, बबूलिया बरबुलिया जो भी बोलते हैं। वो देखते हैं ना हम, राउंड राउंड में चलता हुआ फिर ऊपर तक जाता है वो। तो इस तरीके के कई सारे पवन वक्राकार चक्राकार आकार में घूमती है और वहाँ जहाँ घूम रही है वो, तो वहाँ की मिट्टी को उड़ा करके ऊपर कर देती है वो। और वहाँ फिर थोड़ी देर बाद देखते हैं तो वहाँ गड्ढा बन जाता है। बात समझ में आ गई होगी आपके। पवन जब वक्राकार रूप में, चक्राकार रूप में मरुस्थलीय क्षेत्रों में चलती है तो वहाँ की मिट्टी को उठा करके किधर ले जाएगी, वो ऊपर की तरफ ले जाएगी। तो मिट्टी जब ऊपर की तरफ चली जाएगी तो वो खाली हो जाएगा क्षेत्र, तो वहाँ पे गड्ढा बन जाता है। ऐसे गड्ढे को वातगर्त कहते हैं, ठीक है। वहाँ पवन राउंड आकार में चलती है। अब पवन दूसरी, वो तो चला गया, वो बरबुला जो था वो चला गया, फिर उसके बाद दूसरी हवा आएगी, वो दूसरी हवा उसमें फंस जाएगी, फंसते फंसते वो उसमें भी चक्राकार करेगी और उसको और चौड़ा करती जाएगी। इस तरीके के वात बेसिन जो है मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। थार के मरुस्थल में पाए जाते हैं, सहारा मरुस्थल में पाए जाते हैं। इसका चित्र बनाना थोड़ा मुश्किल होगा। इसके लिए मैं क्या करूँगा मालूम, इसके लिए आपको कल या परसों के क्लास में, ठीक है, आप हमारे यहाँ प्रोजेक्टर लगे हुए हैं, प्रोजेक्टर लगे हुए हैं। प्रोजेक्टर के माध्यम से आपको ओरिजिनल जो चित्र है, वास्तव में जो चित्र है, मैंने आपको 1-2 वीडियो में भेजे भी थे चित्र, उन चित्रों को मैं आपको यहाँ शो करूँगा और उनको समझाने की कोशिश करूँगा आपको कि वो किस तरीके से बनते हैं, किस तरीके से उनकी क्या विशेषताएं हैं और वास्तव में ये कहाँ है मौजूद। तो मैं आपको 1 क्लास या 2 क्लास जितनी भी होगी हमारी क्लास, वो वैसे ही लेंगे। उसमें ना कुछ पढ़ाने का होगा, ना कुछ लिखाने का होगा, सिर्फ और सिर्फ दिखाने का होगा, ठीक है। आपको देखने के लिए होगा, विजुअलिटी उसमें होएगी। हमारे यहाँ पर हर क्लास में लगभग जो है प्रोजेक्टर लगे हुए हैं, तो उन प्रोजेक्टरों के माध्यम से आपको शो किया जाएगा, दिखाया जाएगा कि कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ हैं, ठीक है। तो आप टेंशन ना लीजिए, आपकी सुविधा के लिए, आपको समझाने के लिए हमारे पास हर एक चीज़, हर एक पैंतरा मौजूद है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। वात बेसिन जो है
इसको आप किस तरीके से बनाएंगे, देखिए एक ये मान लीजिए गड्ढा बन गया इतना, इसका जो है ये, अब इसको कैसे बनाऊँ, मुझे बनाना भी नहीं है, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है। ये गड्ढा है और यहाँ पे ये क्या है, ये मरुस्थल है चारों तरफ, नहीं बनाए सही तरीके से नहीं बना। ये गड्ढा आप बनाने की कोशिश करना, हो सकता है बन जाए आपसे, मेरे साथ ये इसको दिखाना है आपको एक गड्ढे के रूप में, ठीक है। ये एक गड्ढा बना है और गड्ढे के चारों तरफ ऊंची वाली भूमि है, बीच में गड्ढा बना हुआ। बरसाती दिनों में यानी कि वर्षा काल में इनमें जब पानी भर जाता है, इनको नमकीन झीलें के नाम से जाना जाता है, नमकीन झील इनको बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद एक मरुस्थलीय पटरियाँ करके बोलते हैं, जिसको डेजर्ट पेवमेंट बोलते हैं, डेजर्ट मरुस्थल को बोलते हैं, ठीक है। पेवमेंट बोलते हैं, पेवमेंट मरुस्थलीय पटरियाँ, हालांकि इम्पोर्टेंट नहीं है। मरुस्थलीय पटरियों में क्या होता है, जब पवन अपवाहन कार्य करती है तो एक लंबी आकृति में यहाँ पे क्या है, इस पूरे क्षेत्र की जो रेत है उन सब रेतों को उड़ा करके ले जाती है और एक लंबी पटरी के रूप में क्या बन जाता है, एक नाली बन जाती है, उसको पवन पटरी कहते हैं। मरुस्थलीय पटरियों के नाम से उसको जाना जाता है। इसके अलावा एक तिपहल और ड्राई क्रांटर, ठीक है। तिपहल, एक तिपहल शिला होती है, अगली इस तरह करती है तिपहल। तिपहल में क्या होता है भाई, जब पवन चलती है तो गोल गोल पत्थर रहते हैं अक्सर मरुस्थलीय क्षेत्रों में, तो गोल गोल पत्थरों को पवन क्या है, एक तरफ से काट देती है। कैसे, जैसे मान लीजिए ये कोई पत्थर है, ठीक है, ये कोई पत्थर है, इस पत्थर को पवन ने क्या है, एक तरफ से काट दिया, इधर की तरफ से बिल्कुल सपाट, और फिर पीछे से इसके 3 कोने ऐसे रह जाएंगे। समझने की कोशिश करना, अगर आपको ये चित्र समझ में आ रहा हो तो इसको ऐसे समझिए। ये मान लीजिए ये एक तरफ का भाग आपको दिखाई दे रहा है और ये पीछे का भाग है इसका, ठीक है, इसके पीछे का। और 3D चित्र कैसे बनेगा, 3D चित्र बनाने के लिए हमको ऐसे करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है आपको, ये इसके पीछे का भाग है। तो पवन ने क्या किया, इसको एक तरफ से काट दिया इधर की तरफ से। तो कोई पत्थर जो एक तरफ से कटा हुआ हो पवन द्वारा, उसको तिपहल बोलते हैं, यानी कि उसके 3 शीर्ष होते हैं पीछे की तरफ, तिपहल शिला उसको बोला जाता है, ठीक। इसके बाद एक होता है ड्राई क्रांटर। ड्राई क्रांटर में क्या होता है, पत्थरों को पवन जो अपर्दन की क्रिया द्वारा 3 तरफ से काट देती है। कितनी तरफ से, 3 तरफ से पवन उनको काट देती है। यहाँ से पवन ने घिसाई कर दी इसकी, यहाँ से पवन ने घिसाई कर दी, यहाँ से पवन ने घिसाई कर दी, इसको पीछे की तरफ जो है उबड़ खाबड़ स्थला करती रहती है। ऐसे स्थला करती जो बनती है उनको ड्राई क्रांटर कहते हैं, ठीक है। अक्सर ऐसे मिलते हैं ये मरुस्थलीय क्षेत्रों में ऐसे नज़र आ जाते हैं, ठीक। ऐसे यहाँ से पवन ने इसको जो है काट दिया, मतलब सपाट कर दिया बिल्कुल। पीछे की तरफ से ये कैसा है, बिल्कुल उबड़ खाबड़ है। ये 3 तरफ से इनको पवन ने सपाट करके काट दिया। छत्रक शिला होती है, एक छत्रक शिला, गारा जिसको बोलते हैं। आप इसमें लिख लेना जो आपको लिखना है, जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ उसी तरीके से आप लिख लेना, नोट्स बना लेना, इसके ज़्यादा मुश्किल नहीं है। किताब आपके पास होगी, साविंदर सिंह एक लेखक है, आप किताब अगर लाना चाहो तो, साविंदर सिंह। हालांकि इसकी भाषा थोड़ी क्लिष्ट है, नहीं दिख रहा आपको, साविंदर सिंह, यहाँ लिख देता हूँ मैं, साविंद्रा सिंह। इसकी भाषा थोड़ी कठिन मिलेगी आपको, परिभाषाएं थोड़ी कठिन मिलेगी, लेकिन आरपीएससी जो है वो इसी को मानती है। अगर आपको आरपीएससी के संबंधी कोई तैयारी करनी है आगे बढ़ के, तो आरपीएससी इसी के आंकड़ों को, इसी की बातों को सही मानती है, ठीक है। इसके अलावा कई सारे विद्वान हैं, चतुर्भुज मामोरिया है, उसकी भी पढ़ सकते हो आप, चतुर्भुज मामोरिया। SD कौशिक है, उसकी भी आप किताब ला सकते हो। किताब तो आपको लानी पड़ेगी, ठीक है। नहीं है आपके पास किताब तो लाइब्रेरी के माध्यम से ले लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी आपको मिल जाएगी। किताब में से आप देख लीजिए, नोट्स बनाइए अपने, ठीक है। नहीं तो आपको नोट्स यहाँ भी मिल जाएंगे बाद में, लेकिन अभी क्या है, आप बनाते रहिए तो बेहतर रहेगा। यहाँ पे नोट्स लिखाना थोड़ी सी मुश्किल खीर हो जाती है, ठीक, टेढ़ी खीर हो जाती है। छत्रक शिला या गारा कैसे कहते हैं, देखिए उसको भी समझने की कोशिश कीजिए आप। छत्रक शिला या गारा,
मरुस्थलीय क्षेत्रों में बड़ी बड़ी चट्टानें रहती है मिट्टी की, या फिर चट्टानें मान लीजिए उसको। तो उन चट्टानों में क्या करती है पवन, ये मान लीजिए कोई चट्टान, ठीक। अब पवन आई और पवन ने इधर से इसको काटना शुरू कर दिया, इधर से पवन ने इसको काटना शुरू कर दिया। ये चट्टान ऐसी थी, ये चट्टान ऐसी हो गई, कैसी हो गई, ऐसी, ठीक है। और पवन ने इसको काटना शुरू कर दिया, और पवन ने इसको काटना शुरू कर दिया, तो ये चट्टान लास्ट में ऐसी रह जाती है, ऐसी। ये ऊपर वाला भाग ऐसा का ऐसा ही खड़ा रह जाता है। इसको क्या बोलते हैं, छत्रक शिला या गारा, ठीक है। छत्रक शिला या गारा या मशरूम रॉक भी इसको बोलते हैं, मशरूम रॉक। मैं आपको कल बताऊंगा जब आपको वो क्लास लेंगे आपकी। इस तरीके से बन जाती है पेड़ की तरह, यानी कि ऊपर से छतरी नुमा एक आकृति बन जाती है, यहाँ से पवन इसका अपर्दन कर देती है। ऊपर की मजबूत चट्टानें ऊपर इसका पवन अपर्दन नहीं कर पाती, ठीक है। ये मशरूम रॉक है। इसके बाद इंसेलबर्ग होता है। इंसेलबर्ग में क्या होता है, देखिए इंसेलबर्ग समझने की कोशिश कीजिए आप। स्थलाकृतियाँ बता रहा हूँ मैं आपको, लिखा नहीं रहा हूँ मैं इसमें। इंसेलबर्ग में क्या है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में रेत के टीले पाए जाते हैं, ऊंचे ऊंचे, उनको इंसेलबर्ग कहते हैं। एकाकी टीले, रेत के एकाकी टीले कई क्षेत्रों में पाए जाते हैं, उनको इंसेलबर्ग कहते हैं। ये रेत के टीले हैं, ठीक है। ये एकाकी टीले रेत के जो पाए जाते हैं उनको इंसेलबर्ग कहते हैं। गोल, ऊपर से गोल होते हैं ये उठे हुए टीले, ठीक है। इनको इंसेलबर्ग नाम से जाना जाता है। ये मरुस्थलीय क्षेत्रों में दिखाई देते हैं, दूर दूर तक इनको इंसेलबर्ग के नाम से जाना जाता है। क्या है इनका नाम, इंसेलबर्ग, ठीक है। फिर इसके बाद एक स्थलाकृति होती है भूस्तंभ की। भूस्तंभ की स्थलाकृति कैसी होती है, देखिए भूस्तंभ की स्थलाकृति ऐसी होती है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में ही होती है। अभी इस तरीके की एक स्थलाकृति बन जाती है, ऊंचे ऊंचे स्तंभ पाए जाते हैं, ऊंचे ऊंचे ऐसे शाही की दवात जैसी स्थलाकृति बन जाती है, ऊंचे ऊंचे स्तंभ पाए जाते हैं ऐसे। इनको भूस्तंभ के नाम से जाना जाता है, ठीक है। भूस्तंभ खड़े खड़े लंबे लंबे, मतलब ये क्या है, यहाँ कोमल चट्टानें थी, कोमल चट्टानों को अपर्दन कर दिया। ये कठोर चट्टानें हैं, ये कठोर चट्टानें ऐसे कैसे ही खड़ी रही, तो इसके फलस्वरूप किसकी स्थलाकृति हो गई भैया, ये हो गई भूस्तंभ की स्थलाकृति। इसके अलावा एक स्थलाकृति जूगेन नाम की, जूजेन या जूगेन नाम की। जूजेन में क्या होता है, शाही की दवात की तरह इस तरीके की स्थलाकृतियाँ होती है। जूजेन में स्थलाकृतियाँ इस तरीके की होती है भाई, देखना आपको किताब में सब मिलेगा। मैं आपको कल विजुअलिटी के माध्यम से इसको दर्शाने की कोशिश करूँगा। जूगेन इस तरीके की स्थलाकृति होती है, शाही की दवात स्थलाकृति भी इसको बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक होती है स्थलाकृति यारडंग की स्थलाकृति। यारडंग में देखिए क्या होता है, जब इसको समझने की कोशिश कीजिए, यारडंग को, शैलें जब कठोर और कोमल तरीके की होती है और हवा के अनुरूप दिशा में जब पाई जाती है, तो एक भूदृश्य अलग ही प्रकार का निर्मित हो जाता है। देखिए यारडंग किस प्रकार का भूदृश्य है। यारडंग में क्या होता है, इस तरीके के भूदृश्य पाए जाते हैं, इस तरीके के, इस तरीके के, यानी कि पवन इधर की तरफ से चल रही है और इसका ऊपर से अपर्दन कर दिया पवन ने, और यहाँ का अपर्दन भी पवन ने कर दिया, तो एक ऐसी स्थलाकृति जैसे कि गिरी नीचे की तरफ, ऐसी स्थलाकृतियों को यारडंग के नाम से जाना जाता है। और एक स्थलाकृति होती है वातपुल। एक स्थलाकृति कैसी होती है, वातपुल। पवन क्या होता है, ये एक चट्टान है, इस चट्टान के बीच में पवन अपर्दन करेगी और इस चट्टान को तोड़ती हुई ऐसी खिड़की बना देगी बीच में, ठीक है। ऐसी खिड़की पवन बीच में बना देगी। ये खिड़की यानी कि बीच की शिलाओं को पवन तोड़ देगी, वातपुल इसको कहते हैं। यानी कि ऐसा लगता है कि ऊपर से पुल है। ऐसी स्थलाकृतियों का पवन मरुस्थलीय क्षेत्रों में निर्माण करती है, ठीक है। एक होती है जालीदार शिला। जालीदार शिला में क्या होता है, ये कोई पत्थर होता है, पत्थर, ये मान लीजिए कोई पत्थर या कंकड़ है, तो इसमें क्या है, नहीं दिख रहा आपको, ये मान लीजिए कोई पत्थर या कंकड़ है, तो पवन क्या है, पवन के छोटे छोटे कण कण, जर्रा जर्रा जिसको बोलते हैं, वो बहुत तेज़ गति। कभी आपने बरसात में ओलों में आप बाहर गए हो, कभी नहीं गए,
और जब तेज आंधी आती है, धूल भरी आंधी, उसमें कभी बाहर गए हो घर के बाहर? नहीं गए। कुछ करेंगे, गए हैं सर हम। तो क्या होता है देखिए, उसमें जब बहुत तेज़ गति से धूल भरी आंधी चलती है तो क्या होता है, उस धूल भरी आंधी में कई सारे धूल के मोटे मोटे कण, कंकड़, पत्थर सब आते हैं और जब हमारे लगते हैं वो, तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने बंदूक में से गोलियां छर्रे निकाले हो। बहुत तेज़ गति से हमारे शरीर पे मार लगती है। और बारिश की जो बूंदें आती है, बारिश की बूंदें जब बहुत तेज़ स्पीड में आती है, तब आप बाहर निकल कर देखो, अच्छी तरीके से पिटाई होती है आपकी, है ना। प्रकृति हमारी पिटाई करती है। ओले के रूप में, ओले जब गिरते हैं तो बाहर निकल के देखो, बहुत तेज़ गति से आते हैं और वो ज़मीन में इस तरीके के खड्डे कर देते हैं, ठीक है, छोटे छोटे खड्डे हो जाते हैं। अच्छा, जब इसी तरीके की आंधी बहुत तेज़ गति से मरुस्थलीय क्षेत्रों में चलती है, तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो कंकड़ पत्थर होते हैं, बलुई पत्थर जिसको बोलते हैं, बलुई पत्थर, बलुई पत्थर में क्या होता है, बलुई पत्थर में रेत से जुड़ जुड़ के पत्थर बनते हैं वो, ठीक है, रेत जुड़ के पत्थर बन जाता है वो। तो बहुत तेज़ गति से इस तरीके की धूल भरी आंधी चलती है जिनमें कंकड़ पत्थरों की मात्रा होती है, तो ऐसे पत्थरों से वो टकराती है और टकराने के बाद क्या है, उनमें छेद कर देती है। क्या कर देती है? ये पत्थर है, मान लीजिए कोई, इस पत्थर में यहाँ छेद हुआ, यहाँ छेद हुआ, यहाँ छेद हुआ, यहाँ छेद हुआ, इस तरीके से उन पत्थरों में छेद हो जाते हैं। देखा होगा आपने इस तरीके के पत्थर। मैं आपको कल वास्तविक चीज़ें बताऊंगा कल के वीडियो में। आज के वीडियो में तो मैंने डायग्रामेटिकली बताने की कोशिश की है। कल के वीडियो में आपको जो है वास्तविक चित्रों को बताऊंगा मैं आपको, ताकि आपको अच्छी तरीके से आपके समझ में चीज़ें आ जाए। तो इस तरीके की जो कंकड़ पत्थर बनते हैं उनको क्या कहते हैं? जालीदार शिला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जालीदार शिला। उम्मीद है आज के इस चैप्टर में आपको कुछ सीखने को तो मिला होगा। कल बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा आपको। तो कल तक इंतज़ार कीजिए, मुझे दीजिए इजाज़त। मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक नमस्कार।